अगस्त 1947। दो देश पैदा हुए, लेकिन करोड़ों लोग बेघर हो गए। सीमा पार करती ट्रेनें यात्रियों से नहीं, लाशों से भरी थीं। 1947 कोई अचानक हुआ विस्फोट नहीं था, वो एक तूफान था। और तूफान एक दिन में नहीं बनते, वो धीरे धीरे सालों तक चुपचाप बनते हैं। पार्टीशन को समझने के लिए हमें शुरुआत में लौटना होगा। जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने पहचान पर कब्जा किया। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स लागू किए गए, 1919 में फिर दोहराए गए। मतलब मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देंगे, हिंदू सिर्फ हिंदू उम्मीदवार को। ऊपर से ये सुरक्षा लगती थी, अंदर से ये अलगाव था। नेताओं को अब पूरे भारत को नहीं मनाना था, उन्हें सिर्फ अपने धर्म के लोगों को मनाना था। राष्ट्रीय एकता की जड़ वहीं से कमजोर होने लगी। आजादी आने से पहले ही राजनीति में बंटवारा घुस चुका था। ये गलती नहीं थी, ये रणनीति थी। डिवाइड एंड रूल। समय के साथ अविश्वास बढ़ता गया और फिर सामने आया एक विचार, टू नेशन थ्योरी, जिसे मजबूती से आगे बढ़ाया मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने। दावा किया गया, हिंदू और मुस्लिम सिर्फ अलग धर्म नहीं, अलग राष्ट्र हैं, अलग इतिहास, अलग संस्कृति, अलग भविष्य। जो मांग पहले सुरक्षा की थी, वो अब अलग देश की मांग बन गई, पाकिस्तान। लेकिन एक कम चर्चित बात भी है। इतिहासकार आयशा जलाल का मानना है कि शायद पाकिस्तान की मांग शुरुआत में एक राजनीतिक दबाव की रणनीति थी, एक सौदेबाजी, ताकि एक संयुक्त भारत में मुसलमानों को ज्यादा ताकत मिल सके। क्या बंटवारा शुरुआत से ही लक्ष्य था, या हालात ने उसे मजबूरी बना दिया? फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। ब्रिटेन ने भारत से पूछे बिना उसे युद्ध में झोंक दिया। युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन शुरू हुआ। कांग्रेस के नेता जेल में डाल दिए गए। लेकिन जब कांग्रेस चुप थी, मुस्लिम लीग सक्रिय थी, संगठन बना रही थी, समर्थन बढ़ा रही थी। 1945 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने अधिकांश मुस्लिम सीटें जीत लीं। अब जिन्ना कह सकते थे, वो ही मुसलमानों की आवाज है। राजनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल चुका था। पाकिस्तान की मांग अब सिर्फ विचार नहीं थी, वो चुनावी सच्चाई थी। समझौते की कोशिशें हुई, लेकिन भरोसा टूट चुका था। अगले भाग में हम 1945-46 की निर्णायक घटनाओं में प्रवेश करेंगे। समझौते की विफलता, डायरेक्ट एक्शन डे, कलकत्ता की सड़कों पर खून, और वो दिन जब इतिहास ने वापसी का रास्ता बंद कर दिया। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन कमजोर था, भारत बेचैन था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी था, क्या भारत एकजुट रह सकता है, या अब बंटवारा तय हो चुका था? अंग्रेज जानते थे कि उन्हें जाना होगा, लेकिन कैसे? पहले आया वेवल प्लान, फिर आया 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। इस योजना ने एक अनोखा प्रस्ताव दिया। भारत एक रहेगा, लेकिन प्रांतों को समूहों में बांटा जाएगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, रक्षा और विदेश नीति केंद्र के पास रहेगी। कुछ समय के लिए लगा शायद एकता बच सकती है, लेकिन अविश्वास गहरा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जोर दिया कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, वे सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर लीग को अकेला मुस्लिम प्रतिनिधि माना जाता तो राजनीति आधिकारिक रूप से धार्मिक हो जाती। बातचीत टूट गई, और जब राजनीति असफल होती है तो सड़कें बोलने लगती हैं। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। उद्देश्य था ताकत का प्रदर्शन, लेकिन कलकत्ता जल उठा। दंगे शुरू हो गए, दुकानें जलाई गई, घरों पर हमले हुए, लोगों को सड़कों पर घसीटा गया। कुछ ही दिनों में हजारों लोग मारे गए। इसे कहा गया ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। लेकिन हिंसा यहीं नहीं रुकी। नोआखली, बिहार,
पंजाब, हर जगह बदले की आग फैल गई। डर ने संवाद की जगह ले ली। अब सवाल ये नहीं था कि हम साथ कैसे रहें, सवाल था तुम कौन हो, हिंदू या मुस्लिम। पहचान अब जीवन और मृत्यु का फैसला कर रही थी। यहीं से मानसिक रूप से बंटवारा स्वीकार होने लगा। नेताओं के लिए बंटवारा एक विकल्प नहीं, एक जरूरी बुराई बनता जा रहा था। लेकिन खून बहने के बाद वापसी मुश्किल होती है। एकता अब घायल थी। 1947 की शुरुआत तक हिंसा ने कल्पना बदल दी थी। अब लोग साथ रहने की योजना नहीं बना रहे थे, वे सुरक्षित अलग होने की सोच रहे थे। लेकिन अलगाव सुरक्षित नहीं होगा। अगले भाग में एक अंग्रेज वकील जो कभी भारत नहीं आया 5 हफ्तों में सीमा खींचेगा। रेड क्लिफ लाइन, आजादी के बाद घोषित सीमाएं, आर्थिक टूटन और सबसे बड़ा पलायन। इतिहास अब कलम से काटा जाएगा। 1947 तक हिंसा ने सोच बदल दी थी। एकता टूट रही थी। अंग्रेज जल्दी निकलना चाहते थे और उन्होंने चुना एक आदमी जो कभी भारत आया ही नहीं था। उसका नाम था सिरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील। ना भारत का अनुभव, ना यहाँ की जमीन की समझ, ना यहाँ के भावनात्मक नक्शे का ज्ञान। उसे दिए गए सिर्फ 5 हफ्ते, पंजाब को बांटने के लिए, बंगाल को बांटने के लिए, करोड़ों लोगों के बीच सीमा खींचने के लिए। पुराने नक्शे, अधूरी जनगणना, अधूरे आंकड़े। लेकिन कागज पर जो नहीं दिखता वही सबसे महत्वपूर्ण था। मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, नहरें, परिवारों की जमीन। रैडक्लिफ लाइन ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, उसने घर काट दिया। एक ही गांव 2 देशों में बट गया। भाई अलग अलग राष्ट्रों में जागे। किसानों की जमीन सीमा के उस पार चली गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, सीमा की घोषणा आजादी के बाद की गई। 14 और 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, लेकिन सीमा 17 अगस्त को घोषित हुई, 2 दिन बाद। लाखों लोगों ने आजादी मनाई बिना ये जाने कि वे किस देश में हैं। और फिर शुरू हुआ डर। डर ने लोगों को चलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ पलायन नहीं था, वो जन निर्वासन था। लगभग 1.4 से 1.5 करोड़ लोग सीमा पार गए। हिंदू और सिख भारत की ओर, मुस्लिम पाकिस्तान की ओर। मीलों लंबी कतारें, भरी हुई ट्रेनें, रास्ते में हमले, पूरे गांव खत्म। ट्रेनें स्टेशन पर पहुंची, लेकिन अंदर कोई जीवित नहीं था। माना जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, शायद इससे भी ज्यादा। कोई सटीक संख्या नहीं। सीमा एक रेखा नहीं थी, वो एक जख्म थी। बंटवारा सिर्फ भावनात्मक नहीं था, ये आर्थिक झटका भी था। जूट की खेती पूर्वी पाकिस्तान में, जूट की मिलें पश्चिम बंगाल में। खेती और फैक्ट्री अलग हो गए, व्यापार टूट गया। रेल, बंदरगाह, सिंचाई व्यवस्था सब प्रभावित हुए। पंजाब की नहरें बांट दी गई, पानी राजनीति बन गया। दोनों देश आजादी के साथ ही आर्थिक अस्थिरता में चले गए। बंटवारे से पहले ही एक और त्रासदी हो चुकी थी, 1943 का बंगाल अकाल। करीब 30 लाख लोग मारे गए, भूख से, बीमारी से। इस त्रासदी का इस्तेमाल सांप्रदायिक प्रचार के लिए हुआ। कुछ समूहों ने मुस्लिम प्रशासन को दोषी ठहराया। आर्थिक असफलता को धार्मिक मुद्दा बना दिया गया। अकाल कारण नहीं था, लेकिन उसने आग को हवा दी और 1946 तक वो आग फैल चुकी थी। 1947 के अंत तक देश बंट चुका था, अर्थव्यवस्था हिल चुकी थी। लेकिन एक और कहानी बाकी थी, वो जो किताबों में कम मिलती है। औरतें, बच्चे, भूले हुए लोग। अगले भाग में हम उन अनदेखे घावों में उतरेंगे। प्रिंसली स्टेट्स की कहानी और वो नौसेना विद्रोह जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को डरा दिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये और गहरी होगी। 1947 के अंत तक सीमा खींच दी गई थी। ट्रेनें चल चुकी थीं, शहर जल चुके थे। लेकिन इतिहास अक्सर राजनीति लिखता है, दर्द नहीं। 15 मिलियन विस्थापित, 10 लाख से ज्यादा मौतें। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे अनगिनत अनकही कहानियां थीं। बंटवारा महिलाओं के लिए अलग तरह की त्रासदी था। 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई फर्क नहीं। महिलाओं को जबरन उठाया गया। हमले हुए, जबरदस्ती विवाह, धर्म परिवर्तन।
उनके शरीर सांप्रदायिक बदले का मैदान बन गया। बाद में दोनों देशों ने रिकवरी ऑपरेशन चलाए, हजारों महिलाओं को वापस लाया गया, लेकिन सच्चाई और भी दर्दनाक थी। कई परिवारों ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया, उन्हें अपमानित समझा गया। कई महिलाओं को अपने बच्चों से अलग होना पड़ा, कई ने आत्महत्या कर ली, कई का नाम इतिहास में दर्ज ही नहीं हुआ। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, इज्जत और पहचान का भी था। ब्रिटिश भारत के अलावा 500 से ज्यादा रियासतें थीं। उन्हें विकल्प दिया गया, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। कुछ शासकों ने सच में स्वतंत्र रहने की सोची। हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर, अगर ये सब अलग हो जाते तो दक्षिण एशिया दर्जनों देशों में बंट सकता था। हैदराबाद ने शुरुआत में भारत में शामिल होने से इनकार किया। त्रावणकोर स्वतंत्रता चाहता था, भोपाल हिचकिचा रहा था। अगर ये निर्णय अलग होते तो आज का नक्शा बिल्कुल अलग होता। बंटवारा शायद सिर्फ शुरुआत होता। फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ। मुंबई से शुरू हुआ, खराब हालात और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ, लेकिन जल्दी ही ये फैल गया। कराची, कलकत्ता, हजारों नाविक शामिल हुए। ब्रिटिश शासन की असली ताकत थी भारतीय सेना की वफादारी। अगर सेना बगावत करती, साम्राज्य तुरंत गिर जाता। इस विद्रोह ने ब्रिटेन को झकझोर दिया। उन्हें समझ आया, भारत अब नियंत्रण में नहीं है, और जब साम्राज्य नियंत्रण खो देता है, वो जल्दी निकलता है, भले ही पीछे अराजकता छोड़ दे। अब तक हम देख चुके हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट से शुरू हुआ विभाजन, टू नेशन थ्योरी, वर्ल्ड वॉर 2, असफल समझौते, डायरेक्ट एक्शन डे, रैडक्लिफ लाइन, आर्थिक टूटन, बंगाल अकाल, महिलाओं की त्रासदी, रियासतों का संकट, नौसेना विद्रोह। बंटवारा सिर्फ एक घटना नहीं था, वो घटनाओं की श्रृंखला था। लेकिन आखिरी सवाल अभी बाकी है, क्या ये टाला जा सकता था या ये होना ही था? अगले और अंतिम भाग में हम इस सवाल का सामना करेंगे। लेकिन 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को शक की नजर से क्यों देखते हैं? ब्रिटिश नीति थी डिवाइड एंड रूल। उन्होंने समझ लिया था, अगर समुदाय आपस में लड़े तो वे सत्ता के खिलाफ एक नहीं होंगे। लेकिन आज सवाल है, क्या हम अभी भी उसी जाल में हैं? जब तनाव बढ़ता है, कौन लाभ में रहता है? जब हथियार खरीदे जाते हैं, किसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है? अमेरिका, चीन, रूस, ये सभी वैश्विक शक्तियां दक्षिण एशिया में रणनीतिक हित रखती हैं। हथियार उद्योग वैश्विक है, लेकिन ध्यान रहे, इतिहास एक पक्षीय कहानी नहीं है। निर्णय हमारे नेता लेते हैं, जिम्मेदारी हमारी भी होती है। फिर भी सवाल पूछना जरूरी है, जब भाई लड़ते हैं, लाभ किसका होता है? पंजाब का किसान, कराची का मजदूर, दिल्ली का छात्र या कोई दूर बैठा बाजार? 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे का नाम जुड़ा। कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाहें फैलीं, धार्मिक भावना को निशाना बनाया गया। रेजिमेंट अलग हुई, संदेह बढ़ा। विभाजन का बीज पुराना था, 1947 सिर्फ परिणाम था। अगर 75 साल बाद भी हम एक दूसरे से डरते हैं, तो क्या हमने इतिहास से सीखा या हम अभी भी वही गलती दोहरा रहे हैं? क्या हम अपनी ऊर्जा विकास में लगा रहे हैं या संदेह में? क्या हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं या बाहरी शक्तियों के रणनीतिक खेल का हिस्सा? अगर भारत और पाकिस्तान साथ होते, तो क्या दक्षिण एशिया वैश्विक शक्ति बन सकता था या ये केवल कल्पना है? सच्चाई कठिन है, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। अब आप बताइए, क्या पार्टीशन टाला जा सकता था? क्या डिवाइड एंड रूल आज भी काम कर रहा है? क्या हम भविष्य बदल सकते हैं? कमेंट में लिखिए हिस्ट्री टीचर्स या हिस्ट्री रिपीट्स। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताब नहीं है, ये चेतावनी है। और अगली बार जब हम हिस्ट्री हंट पर मिलेंगे, हम एक और छुपी हुई सच्चाई की तलाश करेंगे।